इसमें तो अपना नाम लिखेंगे यार। मतलब ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं कुछ सोचूं कि ऐसा किया जाए, ये मेरे नेचर में नहीं है। लेकिन उस बोर्ड को देख के मुझे लगा था कि इसमें अपना नाम लिखेंगे। जब 2 साल बाद मैं वहां से निकली तो उस बोर्ड में मेरा नाम था, और उसके बाद जब मुझे कॉलेज में बुलाया गया तो मैंने कहा हाई नाम आ चुका है। उसी चीज में तैयारी कर रही थी तो काफी सारा 2012 का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश में बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही थी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो मुझे एक बात अपने आप में रियलाइज हुई कि लोग गवर्नमेंट को, सिस्टम को, हर किसी को, पुलिस को, कलेक्टर को, किसी को भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। ये अच्छा नहीं है यार, सड़क अच्छी नहीं है यार, बिल्डिंग अच्छा नहीं है यार, स्कूल अच्छा नहीं है यार, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं करते कि खुद उसमें घुस जाओ और अच्छा कर दूं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस पक्ति का व्यक्ति नहीं बनना चाहती जो खड़े होकर बोलता है अच्छा नहीं है यार। मैं उनमें से बनना चाहूंगी जो वहां पे जाएगा उसको ठीक करेगा, जितना मेरे बस का है, जो मेरे कार्य क्षेत्र का है वो मैं अच्छा करूंगी। क्योंकि सिर्फ क्रिटिसाइज करने से क्या होगा, अगर हम बोलते ये चीजें अच्छी नहीं, वो चीजें अच्छी नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उस दौरान मुझे फिर से लगा कि क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन लोगों की मदद करने का है और मुझे देश के लिए कुछ करने का शुरू से जुनून था। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो उस समय कारगिल का युद्ध था 99 में। उस समय मेरे को ऐसा लगता था अगर कोई मुझे बॉर्डर में भेज देता तो मैं पक्का लड़ाई करेगी। मतलब तब से मेरे मन के अंदर की फीलिंग ऐसी होती थी। और मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा ये होती थी कि मेरे 3 बच्चे, कोई एक तो ऐसा हो जो देश के लिए कोई काम करे। तो आर्मी में तो मैं गई नहीं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जब 2005 आया तो मुझे लगा कि यार जो मैं बनना चाहती थी उसी लक्ष्य को हासिल करेंगे और वहीं पे काम करेंगे। उसी दौरान एक बार की बात है कि देखिए आज वो सारी बातें क्योंकि सच हो गई है ना, इसलिए सुनने में सुंदर लग रही है, वरना नहीं लगती। और उस दौरान मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, और जो आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ ये भी इसके पहले कभी नहीं बोला था। तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये करना है तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी जो 2 नाव में पैर रखते हैं, मेरे घर का नाम दीदी है, तो जो 2 नाव में पैर रखते हैं वो हमेशा गिर जाते हैं, तो अपनी नाव चुन लो, उसमें बैठ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ यार कौन सी नाव में बैठना है, तो मैं बैठने वाली नाव में उसी समय टीवी में राष्ट्रपति भवन के बारे में दिखा रहा था। और उस समय मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक दिन यहाँ पे लेके जाऊंगी अपने दम पे। और जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो हम लोगों को भारत दर्शन के बाद पूरी IPS की ट्रेनिंग के बाद ले जाया जाता है। आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं, आप राष्ट्रपति से मिलते हैं, आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलते हैं, आप बड़े बड़े गवर्नर से मिलते हैं, सब कुछ से आपको गूगल करवाया जाता है। मतलब CBI, रॉ, IB जितनी भी संस्थाएं होती है सबसे। तो उस दौरान मैं पहली बार राष्ट्रपति भवन में गई, और जब मैं गई तो मुझे वो लम्हा मेरा याद आया जब मैंने ऐसे अपनी मम्मी को बोला था कि मैं एक दिन आपको यहाँ पे लाऊंगी। तो अभी तक तो केवल मैं गई हूँ, उनको ले जाना बचा है, तो जरूर वहाँ पे लेके जाऊंगी। और रही बात पढ़ाई की, तो जब मैंने इस चीज को सोच लिया कि मुझे यही करना है, और उसके बाद मैंने पहली बार हिम्मत की कि अपने फादर को बोला कि मैं कुछ पढ़ाई करने दिल्ली जाना चाहती हूँ, UPSC की तैयारी करने दिल्ली जाना चाहती हूँ। तो मुझे अच्छे से याद है उस दिन, आज बोला है कल की टिकट उनको करवानी पड़ी, टिकट बहुत महंगी थी। आज तक मुझे लगता है यार मेरी वजह से पापा को, मतलब उस दिन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत चला गया, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे आज तक आभास होता है कि यार थोड़ा पहले निर्णय लेते तो ऐसा होता। फिर मैं और मेरे पिताजी हम दोनों दिल्ली गए और वहाँ पे हम रहे। उसके बाद 2 दिन मुझे जगह वगैरह दिखाए साथ में। कभी भी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं अपने पिताजी के साथ कहीं अकेली बाहर गई हूँ, या कभी मैंने ये निर्णय लिया हो कि मुझे इस क्षेत्र से बाहर जाना है, जो छोड़ के बाहर जाना है। उस दिन मैं वहाँ पे गई, 2 दिन तक हम वहाँ पे रहे। उसके बाद मेरे फादर वापस आ रहे थे एयरपोर्ट में। मेरे पिताजी ईश्वर की दया से काफी नाम है उनका उस शहर में, और मतलब टॉप बिजनेसमैन में से हो गए। तो मैंने कभी उनकी आंख में आंसू नहीं देखा था, लेकिन पहली बार मेरे को आज तक वो आंखें हटती नहीं है मेरे ध्यान से। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखा, और उस दिन मैंने अपने आप को बता दिया था, मतलब नो का तो चांस ही नहीं, फेलियर का तो चांस ही नहीं है। और मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की होंगी जिससे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी का इतना नाम है, तो हो सकता है कि मेरी किसी गलती से शायद उनका नाम खराब हो, ये मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि सोच मेरी वैसी थी। तो उस दिन मैंने एकदम पक्का प्रॉमिस किया था अपने आप से कि 1 सेंटीमीटर अपने पिताजी के नाम के आगे 1 सेंटीमीटर अपने कर्म से जोड़ेंगे। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा जुनून
मेरे पिताजी का नाम भी बढ़ेगा और जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहती हूँ मैं उसमें चली भी जाऊँगी। और जब एक बार लक्ष्य सोच लिया तो जैसा घोड़ा दौड़ता है, आप लोग देखें उसको ब्लाइंडर्स लगाते हैं साइड में कि वो लेफ्ट और राइट ना देखे, तो वैसे ही मैं दौड़ लगाई। मैं सोची अब उसके बाद दुनिया में कुछ और चीज़ को देखने नहीं है, फर्क नहीं पड़ता क्या छक्का चौंक है क्या है, ये सब हमको ध्यान नहीं देना, हमको पता है हमारा लक्ष्य वहाँ तक दौड़ना, बस दौड़ेंगे, कुछ और नहीं देखेंगे। और हुआ ये कि ईश्वर की कृपा से 2 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दिया उसमें मैंने मेंस लिखा, मेरा मेंस 10-15 नंबर से रह गया क्योंकि दिल्ली में मैं 5 महीने रही और फिर मैं वापस आ गई। मुझे लगा मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इधर जाना पड़ता उधर जाना पड़ता, फिर मैंने सेल्फ स्टडी का निर्णय लिया था। तो वहाँ से वापस आने के बाद मैं खुद ही पढ़ रही थी, मेरा मेंस तैयारी नहीं थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया। तभी तक एकदम 6-7 महीने में प्रीलिम्स निकल गया, फिर उसके बाद मेंस लिखा तो 20 नंबर से मेंस रह गया। तो अगले अटेम्प्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं वो वाला अटेम्प्ट ठीक से दे नहीं पाई और मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उस दिन मैं अपने आप में हताश नहीं हुई, जो मेरा प्रथम परीक्षा पूरी नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आत्ममंथन की जरूरत है। तो मैं जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद मैंने वो क्वेश्चन पेपर उठा के रखी और प्रत्येक क्वेश्चन को देखा, 100 क्वेश्चन थे उसमें, कि ये क्वेश्चन मैंने गलती बस इतनी की थी, कम अटेम्प्ट कर दिया था, आप लोग समझते होंगे। तो जितना अटेम्प्ट करना चाहिए था एफिशिएंटली उससे कम अटेम्प्ट कर दिया था। मेरे को लगा कि जितना मुझे सही लगता है बस उतना अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको अगर 60 क्वेश्चन सही लगते तो लेकिन मानिए 10 और 12 उसमें से भी गलत हो जाएंगे। तो उस बार में 0.25 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मुझे आज भी याद करता है कि 0.25 अंक से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को देखा कि ये वाला क्यों नहीं अटेम्प्ट की है, इसमें मैं क्या गलती कर दी, इसमें मैं पढ़ने में गलती की, क्या ये मुझे नहीं आता था। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस किया और उसके बाद संकल्प लिया कि नहीं अगले बार वाले पेपर में जो अभी गलतियाँ की हैं उसको नहीं करेंगे और उसमें पास करेंगे। मेरे हर एक प्रत्येक फेलियर में मेरे घर वाले मेरे साथ थे। कई बार ऐसा होता है जब आप अपने ऊपर अटूट विश्वास दिखाओ ना तो अगला मजबूर हो जाता है आपका विश्वास करने के लिए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, आप सिर्फ बड़बोलेपन के साथ कभी कोई बड़ा नहीं होता कि मैं बस बोलती हूँ अरे मैं तो IPS बन जाऊंगी, मैं तो IAS बन जाऊंगी, मेरे को तो बंगला मिल जाएगा, मेरे घर में आगे 4 गाड़ियाँ, ये कोई IAS और IPS का मतलब नहीं होता। कुछ बच्चों को मैंने देखा ये एकेडमी में ट्रेनिंग करना, हम तो लबासना जाएंगे, हम तो मसूरी जाएंगे, ये कोई IAS और IPS नहीं होता। ठीक है, आपका लक्ष्य सबसे बड़ा होता है। कितने दिन रहोगे एकेडमी में? 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, उसके बाद क्या करोगे? और गाड़ियों को क्या करोगे? जब तक SP कलेक्टर हो गाड़ी हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें मैंने अपने लाइफ में देखी, पर फाइनली ऐसा हुआ कि जिस एग्जाम में मैं क्लियर हुई तो उसमें मुझे IPS मिला। ये मेरी पहली नौकरी है और ये मेरी आखिरी नौकरी है। तो इसके बाद मैंने कभी पेपर नहीं दिया कि तुम IAS का तुमने ट्राई करती, आपके पास में इतने सारे अटेम्प्ट आज तक भी बचे क्योंकि उम्र और अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। तो आप दूसरी बात करते मुझे लगा कि जिस क्षेत्र में हूँ IAS में मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छे योगदान जिन्होंने दिया है और वो अपने कार्य से सब कुछ का नाम रोशन कर रही है, अपने कुल का नाम रोशन कर रही है। कुल मतलब फीमेल एज अ होल, सभी महिलाओं का। लेकिन जो हमारी सर्विस है वो ऐसी है जिसमें महिलाएं कम आती हैं। तो लेकिन ये ऐसी सर्विस है जिसमें महिलाओं की आवश्यकता है, क्योंकि लीडरशिप लेवल पे अगर आप देखेंगे, मतलब आप IPS उठा के देखेंगे या टॉप लेवल पे आप देखेंगे कितने DG महिलाएं हैं, कितने IG, कितने SP, तो आपको समझ आएगा कि क्योंकि ये सर्विस जो है बहुत फिजिकली डिमांडिंग है। ठीक है, शारीरिक रूप से आपको बहुत थकना पड़ता है, निचोड़ देती है। इवन ट्रेनिंग में, इसकी ट्रेनिंग इससे भी कठिन है। ठीक है, तो जो IPS की ट्रेनिंग होती है वो आर्मी की ट्रेनिंग के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कुछ चीज़ इसमें और है क्योंकि आपको पढ़ना भी पड़ता है ना, IPC, CRPC, बहुत सारी चीज़ें